देखो इसमें ड्रैग फोर्स क्या होता है कि मान लो कि कोई भी लिक्विड है, एक ऑब्जेक्ट को, मान लो एयर है, अभी यहाँ पे किसी लिक्विड की बात नहीं कर रहे, एयर है, दो जगह, एक में एक कंटेनर है मान लो लिक्विड का है और एक है जिसमें एयर है। तो एक ऑब्जेक्ट को आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, एक तो एयर में, और एक ऑब्जेक्ट को, उसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो वाटर में। तो किस में ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, किस में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, किस में ज़्यादा आपको ये फील होगा कि ज़्यादा फोर्स लग रहा है उस केस में? वाटर में या फिर एयर में? वाटर में। यानी कि मान लो आप चलते हो तो उस केस में एक तो एयर में चल रहे हो, एक वाटर में, तो ज़्यादा तकलीफ होती है चलने में। तो सेम इसमें कि उसमें ऐसा क्यों होता है कि आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हो उसके अपोजिट में एक फोर्स लगता है। स्टोक नाम का साइंटिस्ट था, उसने बताया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या फॉर्नर, यानी कि जिस मीडियम में आप चल रहे हो वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे मटेरियल का बना होना चाहिए। मान लो आप एयर में, वाटर में चल रहे हो तो जो ऑब्जेक्ट जिसको आप मूव करवा रहे हो वो वाटर से हट के किसी और मटेरियल का बनना चाहिए, यानी मान लो वो किसी भी मटेरियल का हो सकता है। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, फॉरेनर ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे कोई अदर ऑब्जेक्ट, जिस मीडियम में आप चला रहे हो, जिस फ्लूइड में, उससे अलग हटके होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट, किसी और मटेरियल का बना होना चाहिए। तो अगर आप उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करवाओगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप मूव करवा रहे हो उससे अपोजिट में लगेगा। यानी कि जो एफ ड्रैग, उस फोर्स को बोलते हैं ड्रैग फोर्स, और वो जो ड्रैग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। बस इस बात को ही स्टोक्स लॉ बोलते हैं कि जो एफ ड्रैग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेलोसिटी के। इस बात को बोलते हैं बस ओनली स्टोक्स लॉ। कि अगर कोई पूछे कि स्टोक्स लॉ होता क्या है, तो एफ ड्रैग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। अगर आप वेलोसिटी डबल कर दोगे तो ड्रैग फोर्स भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ओनली बस इस बात को कि एफ ड्रैग जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, इसी बात को ड्रैग्स लॉ बोलते हैं, स्टोक्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टोक्स लॉ। कि अगर पूछे स्टोक्स लॉ क्या होता है तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? वी के, वेलोसिटी के। अगर आप ऑब्जेक्ट को ए पोजीशन से मान लो यहाँ तक लेके आ रहे हो तो आपको क्या लगेगा? वेलोसिटी इधर है तो ड्रैग फोर्स क्या लग जाएगा? अपोजिट में लगेगा। और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी, मान लो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, उस केस में फोर्स मान लो 5 न्यूटन लग रहा है। अगर आपने वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड कर दी तो फोर्स 10 न्यूटन हो जाएगा। और हमेशा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट में लगता है। एयर भी एक फोर्स लगाती है बट वो कम लगता है वाटर के कंपैरिजन में। आप चलते हो तो आपके ऊपर भी एक ड्रैग फोर्स, एयर ड्रैग फोर्स लगता है, वो कम लगता है, हमें इतना फील नहीं होता। तो यहाँ पे भी अगर वाटर में चलोगे तो एक जगह से अगर दूसरी जगह किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाओगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वैल्यू वो क्या होगा? फोर्स, उस फोर्स को बोलते हैं ड्रैग फोर्स। और ये क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वेलोसिटी के। ये बात, ये जो लॉ है किसने बताया? स्टोक्स नाम की साइंटिस्ट। इस बात को बोलते हैं कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वेलोसिटी के। इसको बोलते हैं स्टोक्स लॉ। और इसमें, और ये जो लॉ है ये इसने बस ओनली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए ही बताया कि कोई स्फेरिकल होगा तो ही एप्लीकेबल है, वरना नहीं। कोई और किसी शेप का होगा, स्फेरिकल के अलावा कोई और शेप होगी तो उसके लिए नहीं बता सकते कि कितना फोर्स लगेगा। किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली एंड ओनली फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए ही। कोई और अलग टाइप का अब तक बता ही नहीं पाया कि कितना फोर्स लगेगा उसके ऊपर स्फेरिकल। तो इसमें, और जो ड्रैग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके रेडियस के। जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसका रेडियस क्या है, तो उसके रेडियस अगर डबल कर दिया तो ड्रैग फोर्स भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। एक आर का है मान लो, एक दूसरा स्फीयर है जिसकी क्या है? 2r, तो ड्रैग फोर्स क्या हो जाएगा उस केस में? डबल हो जाएगा। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, दूसरी इक्वेशन उसने दी, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? आर। इन दोनों को मिला के, और इसमें इसी में आता है जो एफ ड्रैग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नीटा के। नीटा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अलग अलग लिक्विड के लिए नीटा अलग अलग होगा। यानी कि एक प्रकार से ये डिपेंड बताता है को विस्कोसिटी जो है वो ये बताती है वो कितना अपोजिंग फोर्स लगाएगा वो लिक्विड। मान लो एक एयर में है, वाटर में है और तीसरा आपने शहद ले लिया, तो सबसे ज़्यादा जो ड्रैग फोर्स लगेगा वो शहद के में लगेगा, फिर वाटर में लगेगा, फिर एयर में लगेगा। तो यानी कि विस्कोसिटी शहद की क्या है? ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। और वाटर की ज़्यादा है किससे? एयर से। तो यानी कि एक प्रकार से कितना अपोजिंग फोर्स लगेगा वो उसकी लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करती है। तो वो आपको गिवन होगी पेपर में कि ये विस्कोसिटी जो है, और ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको गिवन मिलेगी कि विस्कोसिटी क्या होगी इसमें।
ठीक है। तो यानी कि जो ड्रैग फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा। नीटा क्या होगा यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अलग अलग लिक्विड की उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा, वाटर के लिए अलग होगी, एयर के लिए अलग होगी, और कोई भी और फ्लूइड दे रखा है तो उसके लिए क्या होगी, अलग। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हो वो कितना ज़्यादा थिक है, जो लिक्विड है जितना ज़्यादा थिक होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा वो अपोजिंग फोर्स लगाएगा। तो इन तीनों को कंबाइन करके जो एफ ड्रैग है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा आर बी बनता है। एफ ड्रैग क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा आर बी। और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो 6 पाई लिखा गया है। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आएगा, 6 पाई। तो यहाँ पे ड्रैग फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है एफ ड्रैग इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। यानी कि किन बातों पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे, उसकी रेडियस पे, और तीसरा कोफिशिएंट जो लिक्विड है उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, यानी कि वो कितना ज़्यादा थिक है। तो जो ड्रैग फोर्स है वो इक्वल हो जाएगा। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे क्या लगता है, 6 पाई लगता है। तो एफ ड्रैग इक्वल टू होगा 6 पाई नीटा आर वी। 6 पाई कांस्टेंट है, आर रेडियस ऑफ द स्फीयर होगा, वी वेलोसिटी होगी, और नीटा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है। तो ड्रैग फोर्स यानी कि व्हेन ए फॉरेनर ऑब्जेक्ट मूव इन ए फ्लूइड देन इट एक्सपीरियंस एन अपोजिंग फोर्स विच इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। कि अगर किसी लिक्विड में किसी अदर मटेरियल का बना हुआ ऑब्जेक्ट आप मूव करवाओगे तो उस केस में उसको अपोजिंग फोर्स फील होगा। ओनली फॉर स्फेरिकल को यहाँ पे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिख सकते हो क्योंकि ये अप्लीकेबल ही स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए। इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उस केस में अप्लीकेबल नहीं है, बताया ही नहीं जा सकता कितना लगेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अब देखो विस्कोसिटी जो है वो टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी कम हो जाती है। क्यों? कि अगर मान लो आप दूध को गर्म कर रहे हो तो उस केस में थोड़ी देर बाद टेम्परेचर बढ़ के वो क्या हो जाता है, बाहर आना शुरू हो जाता है, फैलना शुरू हो जाता है, तो पार्टिकल क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं उसमें, तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी उस केस में, कम हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया तो फिर तो बढ़ जाएगी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं उनका कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, वो दूर दूर हो जाएंगे तो कम फोर्स लगाएंगे, तो इसीलिए विस्कोसिटी क्या हो जाती है उस केस में, कम हो जाएगी। तो ड्रैग फोर्स भी वो क्या लगाएंगे, फिर कम लगाते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दिया तो उस केस में क्या होगा, ड्रैग फोर्स कम हो जाएगा कि ज़्यादा, तो उस केस में विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो ड्रैग फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करता है, चाशनी जब बनती है। हाँ, तो फिर उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी। मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रही हूँ। एक बार आप मान लो तो पहले उसकी विस्कोसिटी कम होती है फिर बढ़ती है। हाँ, एक बार तो उसकी कम होगी, फिर वो धीरे जैसे तो दूध भी आप गर्म करते जाओ, मावा जो बनाते हैं एक बार तो आप गर्म करते रहते हो, वो एक बार तो उतना ही क्वांटिटी उसकी वैसी ही रहती है, उबलता रहता है, उफान आती है, उसमें बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो वो एक बहुत ज़्यादा टाइम के बाद बहुत ज़्यादा आपने हीट, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया, फिर तो उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करी हूँ, मैंने बोला स्टार्टिंग में कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप पानी को भी गर्म करते हो, वो उबलने शुरू हो जाता है, तो कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है, तो विस्कोसिटी कम हो जाती है उस केस में। वो तो फिर उस केस में बहुत ज़्यादा ऐसे कर दिया आपने, मावा बना दिया, तो फिर उसको विस्कोसिटी तो दूध से भी ज़्यादा हो जाएगी फिर। क्योंकि समझ यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। एनी डाउट? यानी कि ड्रैग फोर्स इस स्लाइड में है कि ड्रैग फोर्स होता क्या है कि अगर किसी भी लिक्विड या किसी भी फ्लूइड में आप एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को, और वो उस लिक्विड का नहीं बनाना चाहिए, तो आपको उसको मूव करवाओगे तो उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगेगा, उस अपोजिंग फोर्स को ही बोलते हैं ड्रैग फोर्स, और इसकी वैल्यू होती है 6 पाई नीटा आर वी। और एफ ड्रैग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, इसको बोलते हैं स्टोक्स लॉ। बस इस बात को ही अकेले, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वी है बट इसको स्टोक्स लॉ नहीं बोलते। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो वेलोसिटी अगर जीरो होगी तो फिर ड्रैग फोर्स भी जीरो ही हो जाएगी, मूव तो करवाएगी उसको। वेलोसिटी कुछ ना कुछ होनी चाहिए, वेलोसिटी आपने पकड़ रखा है ऐसे, मूव तो करवा ही नहीं रहे, एक ही जगह है, तो उस केस में तो वेलोसिटी जीरो उसकी, तो ड्रैग फोर्स लगेगा नहीं। जब आप चलोगे तभी तो आपको एक फोर्स फील होता है। जब मान लो कि एक तो नॉर्मल हवा है, एक बहुत ज़्यादा तेज आंधी तूफान चल रहा है, तो आप अगर चलने की कोशिश करोगे तो आपको पीछे धकेलते हैं, तो वहाँ पे भी एक ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगता है फिर, क्योंकि स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पे। मान लो कि अगर बारिश हो रही है तो हिल स्टोन्स आते हैं, तो उस केस में मान लो आपको ये बोल दिया कि आप एक तो किसी टावर पे खड़े हो, एक आप ग्राउंड पे हो, ठीक है, तो किस में जब हिल स्टोन आ रहे हैं किस केस में ज़्यादा स्पीड से टकराएंगे?
क्वेश्चन ये है कि बारिश हो रही, हिल स्टोन आ रहे हैं आसमान से, इनफाइनाइट डिस्टेंस है हमारे कंपैरिजन में। तो एक तो आप किसी टावर पे खड़े हो, मान लो कि ग्राउंड से वो 10 मंजिल ऊपर है, वहाँ पे खड़े हुए, एक आप ग्राउंड पे खड़े हुए हो, तो किस केस में ज़्यादा स्पीड से टकराएंगे? ग्राउंड पे, ग्राउंड पे, वो तो आपने पढ़ लिया इसलिए। तो उस केस में सबको ये लगता है कि ग्राउंड पे अगर खड़े होंगे तो सबसे ज़्यादा स्पीड से टकराएंगे, बट इसका आंसर ये नहीं है। अगर आप चाहे 10 मंजिल हाइट पे खड़े हो, चाहे आप ग्राउंड पे, दोनों ही केस में सेम स्पीड से टकराएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जो खड़े हुए हैं और जहाँ से हिल स्टोन आ रहे हैं वहाँ के बीच की जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है हमारे कंपैरिजन में। तो वो नीचे आते आते स्पीड तो क्या होगी, एकदम बढ़ेगी, क्योंकि जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे हमने पढ़ा है कि नीचे आते इसमें तो स्पीड बढ़ती है। तो इसलिए आपने आंसर दिया कि ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा स्पीड लगेगी, क्योंकि 10 मंजिल से नीचे आते और स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। बट आ कहाँ से रहे हैं, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहे हैं, तो आते आते नीचे आते आते स्पीड बढ़ेगी, बट एक पर्टिकुलर पोजिशन पे जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंट हो जाती है। स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, हिल स्टोन जो आ रहे हैं, उनके ऊपर जो फोर्स लगता है, mg तो लगेगा ही लगेगा उसके ऊपर नीचे। एक ऊपर क्या लगेगा, नीचे की तरफ स्पीड है, एयर में भी मैंने कहा था एयर भी ड्रैग फोर्स लगाती है, तो वो भी क्या लगेगी, ऊपर की तरफ ड्रैग फोर्स लगेगा। एक हमने पढ़ा कि एफ लगता है, जो एफ थ्रस्ट फोर्स लगेगा उसके ऊपर, क्यों मैंने कहा फ्लूइड, मैंने पानी थोड़ा फ्लूइड है, तो एयर भी एक प्रकार से गैस प्लस लिक्विड, तो उसके ऊपर एफ थ्रस्ट फोर्स भी लगेगा। तो यानी कि इसके ऊपर कितने फोर्स लगे, कोई भी जो हिल स्टोन आ रहे हैं उसके ऊपर टोटल 3 फोर्स लगे। एक तो एफ थ्रस्ट फोर्स लगा, एक ड्रैग फोर्स लगा, और एक क्या लगा, mg। तो 3 फोर्स लगे। तो एक पर्टिकुलर इनफाइन नीचे आते आते इसमें तो mg ज़्यादा होगा, ये दोनों फोर्सेस कम होंगे, क्योंकि जैसे ही वो बादलों से अलग हुआ तो उस केस में स्पीड उसकी कम थी, तो ड्रैग फोर्स भी कम लगेगा, और ये जो एफ थ्रस्ट फोर्स है ये भी क्या लगेगा उस केस में, कम लगेगा। तो इस केस में क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी जो है वो क्या होगी हिल स्टोन्स की, तो ρs बाय ρl इससे निकालेंगे। तो यानी कि जब वो नीचे आ रही है तो mg ज़्यादा होगा उस केस में, एफ थ्रस्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम जो है वो कम होगा, बट नीचे आते आते इसमें ड्रैग फोर्स बढ़ेगा, जो ये ड्रैग फोर्स है ये बढ़ेगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगी। तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, उस पे इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल, और इसकी नेट फोर्स क्या हो जाएगा इसके ऊपर, 0। तो उस पोजीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिस पे एफ थ्रस्ट फोर्स प्लस ड्रैग फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, mg के, और इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। बट उस पोजीशन भी ये मत समझना फिर उसकी वेलोसिटी 0, वो वहीं की वहीं रुक जाएगी, फोर्स 0, क्योंकि जब वो नीचे आ रही थी तो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन वहाँ पे उसके पास कुछ वेलोसिटी थी, एकदम से 0 नहीं होगी, फोर्स 0 है, तो वो जितनी वेलोसिटी वहाँ पे थी उसके पास वो उतनी ही कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे मूव करता रहेगा। तो इसलिए आप, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी तो एक पर्टिकुलर बीच में ही क्या हो चुकी होगी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, तो आप कहीं पे भी खड़े हो स्पीड क्या होगी दोनों केस में सेम होगी। तो इसलिए इसके ऊपर कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो एफ थ्रस्ट फोर्स है और ड्रैग फोर्स का जो सम है वो किसके इक्वल हो जाता है, बैलेंस कर लेता है किसको, mg को। तो नेट फोर्स क्या हो गया इसके ऊपर, 0। तो उस टाइम पे जो इसके पास वेलोसिटी थी उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव करता रहता है, फिर यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी। तो उस कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो यानी कि mg बाई आर डी प्लस 6 पाई नीटा आर वी वी टी, जो वेलोसिटी होगी उसको क्या बोल देते हैं, वी टी, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी, कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करेगा। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी कि जैसे इनफाइनाइट डिस्टेंस नीचे आते आते इसमें उस ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि एफ थ्रस्ट प्लस ड्रैग फोर्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, mg के इक्वल। और उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी फिर वो जो किस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा उस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो mg बाई आर डी प्लस 6 पाई नीटा आर वी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg के, इसको सोल्व कर लो, यहाँ से क्या हो जाएगी वी टी, इसको सोल्व करोगे तो mg माइनस mg बाई आर डी इक्वल टू हो जाएगा 6 पाई नीटा आर वी टी। तो यहाँ से mg कॉमन ले लो आप, यह आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई आर डी इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी टी। तो यहाँ से वी टी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, इसको आप इधर डिवाइड में ले आओ, तो mg इंटू में 1 माइनस 1 बाई आर डी डिवाइड बाई में 6 पाई नीटा आर, ये हो जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला इससे सोल्व करके आया।
अब एक ये फॉर्मूला यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है कि जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, उस केस में जो कांस्टेंट वेलोसिटी है उसकी वैल्यू है mg इंटू में 1-1/rd डिवाइड बाय में 6 पाई नीटा r। rd रिलेटिव डेंसिटी रो एस बाय में रो एल, किस फ्लूइड में वो मूव करा एयर, तो उस केस में रो एस, तो जिस मीडियम जिसका वो ऑब्जेक्ट बना उसकी डेंसिटी डिवाइड बाय में एल, जिस लिक्विड में वो मूव कर रहा है, तो वहाँ से आ जाएगी आपके पास। अब ये एक फॉर्मूला एक और है 2/9r² डिवाइड बाय में नीटा रो एस माइनस रो एल। ये वाला जो फॉर्मूला है इसी से डिराइव होके आता है, क्योंकि कई बार क्या देता है आपको डायरेक्ट जो है वो जी आर दे देता है और रो एस और रो एल दे देता है, तो हमारे लिए ये फॉर्मूला लगाना ज़्यादा इजी रहता है। मास ना देके हमें रो एस और क्या दे दिया, रो एल दे दिया, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फिर ये वाला फॉर्मूला जो है इसी से डिराइव होके आता है। इसमें क्या पुट कर दो आप, कहाँ से आए ये वाला फॉर्मूला, मास की जगह आप क्या पुट कर दोगे इस केस में, इसमें मास की जगह डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम पुट कर दो, तो यहाँ पे वी टी जो होगा वो क्या आ जाएगा, मास की जगह, ये मास किसका, इस ऑब्जेक्ट का मास है, तो इसकी जगह डेंसिटी, मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए ही होता है ये भी, तो इस केस में डेंसिटी रो एस, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है रो एस, इंटू में वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, इंटू में जी, इंटू में 1-1/rd की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो एस बाय में रो एल। एयर की डेंसिटी होगी ना, रो एल, हाँ जिस फ्लूइड में वो मूव कर रहा है, इस केस में फिर रो एल एयर की डेंसिटी हो जाएगी, डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 6 पाई नीटा आर। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व कर लो आप, रो एस इंटू में इसको सोल्व करोगे तो इस ऐसे पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, आर स्क्वायर आ जाएगा, तो 4/3, ये भी आर यही है, इसका ही आर है, ये स्फीयर का ही रेडियस है और यहाँ पे भी इसी का रेडियस है, इसको भी जो स्मॉल आर लिख लो। ठीक है, 4/3 इंटू में आर स्क्वायर जी इंटू में रो एस इंटू में इसको आप लिख सकते हो 1 - रो एल डिवाइड बाय में रो एस, ऐसा लिख सकते हो, डिवाइड बाय में क्या था 6 नीटा, ये बस क्या आपके पास, इसको फर्दर सोल्व कर लो 4/3 आर स्क्वायर जी इंटू में रो एस, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे एलसीएम ले लो रो एस, तो रो एस माइनस रो एल डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा रो एस, और डिवाइड बाय में है 6 नीटा, ये रो एस से रो एस कैंसिल, इसको लिख सकते हो 4/3 इंटू में 1/6 आर स्क्वायर जी डिवाइड बाय में नीटा इंटू में रो एस माइनस रो एल, तो आ जाएगा 2/9 आर स्क्वायर जी डिवाइड बाय में नीटा रो एस माइनस रो एल, और ये फॉर्मूला ये है। तो यानी कि ये कहाँ से है, ये इसी से डिराइव हो गया है। मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, डेंसिटी इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो एस और इंटू में वॉल्यूम हो जाएगा, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्योंकि ड्रैग फोर्स भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए लगता है, तो ये भी इस केस में स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ही देगा आपको। इसमें ये बोल देता है कि अगर हमने उसका रेडियस डबल कर दिया, बाकी सब चीज़ें वही हैं, तो उस केस में टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी डेंसिटी भी वही है, उस केस में उसका रोयल उस फ्लूइड भी वही है, तो क्या हो जाएगा, ये 9 आएगा, जी नहीं है 9 आएगा। ठीक है, 2/9 आर स्क्वायर जी, ये तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइड बाय में जी गलती से 9 आएगा, ये 2/9 आर स्क्वायर जी डिवाइड बाय में नीटा रो एस माइनस रो एल, तो उस केस में रेडियस को डबल करने से टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। किसी को कोई डाउट तो बताओ,
यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है नीचे आ रहा है तो उसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे, किसी फ्लूइड में अगर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर 3 फोर्स लगेंगे, एक ड्रैग फोर्स लगेगा, एक एप्थस फोर्स लगेगा और एक mg लगेगा। एक पर्टिकुलर पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो ड्रैग फोर्स है और एप्थस दोनों का सम जो है वो बैलेंस कर लेगा किसको, mg को, और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। उस जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, और उसकी वैल्यू होती है मास के टर्म्स में अगर दे रखा आपको तो mg इंटू में 1 - 1/rd डिवाइड बाई 6π और डायरेक्ट अगर रेडियस और रो एस रो एल देके दे रखा है तो आप बस इसलिए ये फॉर्मूला इसलिए बताया। कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए, आपको इतना मतलब सोचना ना पड़े, उसमें डायरेक्ट आप लगा दो। तो 2/9 r² डिवाइड बाई नीटा रो एस माइनस रो एल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगी रो एस जो है, यानी कि अगर वो जिसमें बना हुआ है यहाँ पे अगर मैंने हिलस्टोन की बात करी थी उसकी डेंसिटी हो जाएगी, और जिसमें यानी कि जो रो एल है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे एयर की डेंसिटी हो जाएगी। किसी को कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक। एनी डाउट? अब देखो सरफेस टेंशन के बारे में। जितने भी जो फ्री सरफेस होते हैं उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, इलास्टिक मेम्ब्रेन। क्या होती है उसके ऊपर, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है जो कि दिखाई नहीं देती, इमेजिनरी होती है। उस केस में क्या होती है, उस पर एक इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, उसमें खिंचाव होता है। जितना भी फ्री सरफेस होगा उसकी बात हो रही है कि कोई भी फ्री सरफेस होगा तो उस पर क्या होता है, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है। मान कैसे कि मान लो एयर ना हो तो जो बारिश होती है वो क्या बन जाती है, एयर अगर ना हो तो वो क्या बनती है, स्फेरिकल शेप बन जाती है। आप किसी भी मान लो आप पानी को ऐसे गिरा रहे हो तो वो एकदम से क्या जाता है, स्फेरिकल शेप में आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, वो सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है ऐसा। कि अगर कि इस केस में यहाँ पे क्या है, मान लो एक पानी गिलास में आपने क्या ला लिया, पानी, उसके आप एक क्या मान लो नीडल डाल दिया आपने, तो वो उसके ऊपर फ्लोट करती है। हालांकि इस नीडल की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, स्टील की बनी हुई है, वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, फिर भी फ्लोट करती है। तो ऐसा क्यों, डूब जानी चाहिए इसको, क्योंकि डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है तो फिर भी फ्लोट करती है। तो ऐसा क्यों होता है, वो भी किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। सेम इसमें मान लो ये लाइट वेट है कि वाटर है, लाइट वेट बॉल होगी तो इसके ऊपर तैरती रहती है, किस वजह से, तो ये भी किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। सेम मान लो कि आप पौधों को पानी देते हो, इतनी उनकी जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर पानी तो आप नीचे देते हो, जड़ों में पानी देते हो, रूट्स में पानी देते हो, फिर भी ऊपर तक कैसे जाता है, तो पानी कैसे ऊपर चढ़ता है, तो ये भी समझ दें इसी में। दूसरा यानी कि कैपिलरी राइज, अगर आप मान लो बीकर में आपने पानी भर लिया और इसमें कैपिलरी ट्यूब होती है, बिल्कुल पतली होती है, कांच की बिल्कुल पतली होती है, अगर आप उसमें डालोगे पानी में तो उसमें ऊपर तक चढ़ जाता है पानी। ऐसा क्यों होता है कि ऊपर क्यों चढ़ता है उसमें, आप मान लो कभी नारियल पानी पीते हो, ध्यान से देखना कि हल्का सा ऊपर चढ़ता है उसमें, तो और पतली ले लोगे तो और ज़्यादा ऊपर चढ़ेगा। तो सेम इसमें भी ऊपर थोड़ा सा हल्का सा चढ़ता है बट दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये ज़्यादा वो होगी, वाइड होगी, तो इसलिए हमें दिखाई नहीं देता कि ऊपर चढ़ा हुआ या नहीं होता। जितनी ज़्यादा पतली लोगे, कैपिलरी ट्यूब बिल्कुल पतली होती है, बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर जो होती है, बिल्कुल उसमें हल्की सी भी, इससे भी इसमें दिखाएगी, इससे तो बिल्कुल इतनी सी होती है, बिल्कुल ज़्यादा पतली होती है, तो उसमें और ज़्यादा हाइट तक चढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर आप पौधों को भी पानी देते हो तो ऊपर तक चढ़ जाता है, इसमें भी ऐसा क्यों होता है कि ऊपर क्यों, किस तरीके से चढ़ता है पानी। सेम मान लो इसने क्या करा कि ये जो हम आपने देखा हो सोप सॉल्यूशन से वो बबल से बनाते हैं, तो वो स्फेरिकल शेप के ही क्यों बनते हैं, किसी और शेप के क्यों नहीं बनते। तो ये भी ऐसे रीजन है कि जो सोप बबल होते हैं वो हमेशा स्फेरिकल शेप के होते हैं। हमने हर जगह देखा होगी, कहीं पे भी आप जाते हो तो स्फेरिकल शेप के बनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये देखो कुछ एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं। इसमें इसने ये सोप सॉल्यूशन जो है, सोप बबल ये सॉल्यूशन ले लिया, उसके क्या बना दिया इसने, स्फेरिकल शेप। ये ऐसे टूट क्यों नहीं रहा, क्योंकि बिल्कुल ऐसे होता, आप ऐसे मारोगे तो वो टूट जाता है, क्योंकि इसने ग्लिसरीन मिला रखा है। इसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन है ये आपको दिखाई दे रहा है, इस केस में आपको इस पे 2 मेम्ब्रेन, सोप सॉल्यूशन जो होता है, सोप बबल जो होता है उसकी 2 मेम्ब्रेन होती हैं। आपको जो दिखाई देता है वो सोप सॉल्यूशन दिखाई देता है उन 2 मेम्ब्रेन के बीच का। एक मान लो आप बलून है तो उस केस में क्या होता है, बलून में तो जो वो बाहर अंदर हवा भरते हो आप, तो वो भी क्या होगी, एक मेम्ब्रेन होगी, वो ऐसी मेम्ब्रेन है जो दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो ये सोप बबल था, ये इस केस में ये आपको ये चाहिए मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देती, उन 2 जो मेम्ब्रेन है उनके बीच जो सोप सॉल्यूशन है वो दिखाई देता है हमें। तो यानी कि और वाटर जो बबल होता है उसकी एक ही सिंगल मेम्ब्रेन होती है उसमें। तो इसमें
लाइक इसमें मान लो इसने क्या करा कि पानी डाला इसको और इसके ऊपर नीडल छोड़ दी तो वो तैरना शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है ये देखना। इसमें इसने नीडल डाली तो ये क्या हो जाएगी, इसके ऊपर फ्लोट यानी कि तैरना शुरू हो जाएगी। हालांकि इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। अगर डेंसिटी किसी की ज़्यादा होती है तो वो डूबती है, तो ये क्यों नहीं डूबी इस केस में, ये भी हम पढ़ेंगे। इसमें ये देखना कि इसने पानी डाला, इसमें एक सॉफ्ट सॉल्यूशन बना लिया कि पानी डाल के उसमें आप जो भी शैम्पू वगैरह या फिर साबुन वगैरह उसमें मिला दो तो क्या बन जाएगा, एक सोप सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अब इसने जैसे सोप सॉल्यूशन बना के इसने इसके ऊपर एक धागा डाला और वो धागा जैसे ही वो क्या होगा, डालेगा और उसके अंदर सोप फिल्म चढ़ जाएगी उसके ऊपर। और जैसे ही अंदर वाली सोप फिल्म को वो फोड़ देगा यानी खत्म कर देगा तो वो तुरंत स्फेरिकल शेप में आ जाता है। ये क्या बन गया, एक वायर फ्रेम डाला, इस वायर फ्रेम पे क्या डाल दिया, एक धागा डाल दिया। तो इस पे अंदर भी एक क्या बन गई, सॉफ्ट फिल्म बन गई और बाहर भी अंदर वाली को खत्म कर दिया। तो ये तुरंत किस में आ गया, स्फेरिकल शेप में। यानी कि ऐसा था कि ये क्या ले लिया इसने, मान लो एक वायर फ्रेम लिया इसमें, तो इसने सॉफ्ट सॉल्यूशन में इसको डीप किया तो इसके ऊपर क्या चढ़ गई, मेम्ब्रेन चढ़ गई, डबल मेम्ब्रेन, एक ऊपर एक नीचे। तो ये क्या, जो मेम्ब्रेन ही दिखाई दे रही है आपको, उन दोनों मेम्ब्रेन की भी जो सॉफ्ट सॉल्यूशन है वो दिखाई दे रहा है। अब इसने इसके ऊपर क्या करा, एक धागा डाल दिया जनरल ऐसे शेप का। तो अंदर भी क्या बन गई, एक मेम्ब्रेन बन गई इसकी, ये भी एक मेम्ब्रेन का पार्ट बन गया और इधर भी क्या है, मेम्ब्रेन है। तो इसको अंदर वाली को जब इसने खत्म कर दिया तो ये क्या आ गया, तुरंत स्फेरिकल शेप का। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर देखो फिर एक और देखते हैं इसमें भी देखो, इसमें भी जैसे इसने पानी डाला इसमें और जैसे ही कैपिलरी ट्यूब डालेगा तो पानी क्या हो जाएगा, ऊपर चढ़ जाता है। ये सारे इसमें पहले सरफेस टेंशन होती है, क्या क्या हम पढ़ेंगे, ऐसा क्यों होता है इसलिए पहले दिखाया जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है इसमें। अब जैसे इसने मान लो एक कैपिलरी ट्यूब डाली तो उस पर क्या हो जाएगा, पानी ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। देखो ऊपर चढ़ना शुरू हो गया, तो ऐसा क्यों होता है इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें पढ़ते हैं सरफेस टेंशन होता क्या है कि जितने भी फ्री सरफेस होते हैं उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जो कि दिखाई नहीं देती और वो नेचर में इलास्टिक होती है। मान लो जैसे बलून है, आप उसको दबा दो, आपने वो कर रखा है उसको, आप उसको दबा दो, जैसे ही आप दबा के छोड़ोगे अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो यानी कि वो इलास्टिक है, तुरंत अपनी शेप उसने अपनी रिगेन कर ली, तो इलास्टिक नेचर में। तो सेम जितने भी फ्री सरफेस होते हैं उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जो कि दिखाई नहीं देती। तो इस मेम्ब्रेन में भी क्या होता है, एक खिंचाव होता है जो कि खींचता है एक दूसरे को। तो जो उसने जो सॉफ्ट फिल्म लिया तो उसके ऊपर क्या था, उसने जो सॉफ्ट फिल्म लिया था, ये क्या ले लिया, एक वो ले लिया था उसने वायर फ्रेम, सॉफ्ट सॉल्यूशन में डुबाया। तो इसके ऊपर क्या चढ़ गई, एक मेम्ब्रेन होगी, दो मेम्ब्रेन। सॉफ्ट सॉल्यूशन में हमेशा डबल मेम्ब्रेन होती है और उन दोनों के बीच जो सॉफ्ट सॉल्यूशन होता है वो हमें दिखाई देता है। तो जैसे उसने यहाँ पे एक धागा डाला जनरल शेप का, तो इसके ऊपर इधर भी फोर्स लगा रही थी, ये खींचती है इसको, इधर भी फोर्स लगा रही थी और बाहर वाली मेम्ब्रेन इसको बाहर की तरफ फोर्स लगा रही थी। तो ये जैसे ही ये वाली सॉफ्ट फिल्म उसने खत्म कर दी तो क्या बच गई, बाहर बच गई। तो इसने क्या लगाना शुरू कर दिया, बाहर फोर्स लगाना शुरू कर दिया और ये क्या आ गई, स्फेरिकल शेप में। अब स्फेरिकल में ही क्यों आई किसी और सरफेस में, क्योंकि सरफेस टेंशन हमेशा ये चाहती है कि कम से कम सरफेस एरिया में आए। क्या है वो, कम से कम सरफेस एरिया में लाना चाहती है, कम से कम उसमें टेंशन लगे, वो चाहती है कि कम से कम सरफेस एरिया में आए। मान लो आप कोई भी चीज़ ये कहे कि आपको इसको कम से कम सरफेस एरिया में लाना है तो उसमें आप यही बनाओगे कि उसको स्फेरिकल ऐसे बना दोगे, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के केस, स्फेरिकल के केस में ही वो कम से कम सरफेस एरिया में आ सकती है। तो इसने जैसे ही अंदर वाली सॉफ्ट फिल्म को खत्म करा तो इसने क्या कर दिया, बाहर की तरफ फोर्स लगा दिया इसके ऊपर। तो ये क्या आ गई, तुरंत स्फेरिकल में, यानी ताकि इसके ऊपर कम से कम टेंशन लगे, क्या लगे, कम से कम फोर्स लगे इसके ऊपर। तो ये अंदर से तो फोर्स खत्म हो गया, बाहर से ही लग रहा है, तो इस पे कम से कम फोर्स लगे। तो ये तुरंत क्या आ गई, स्फेरिकल से भी, यानी कि कम से कम सरफेस एरिया में आना चाहती है। जो बारिश होती है उसकी जो बूंदे है वो भी क्या हो जाती है, स्फेरिकल शेप में। क्यों, क्योंकि ताकि वो क्या आ जाए, कम से कम सरफेस एरिया में, कम से कम उस पर टेंशन लगे, फोर्स लगे। तो हमेशा ये क्या आ जाती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कम से कम सरफेस एरिया को गेन करे, तो इसलिए वो स्फेरिकल शेप में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर अब क्या होता है कि यानी कि फ्री सरफेस है, ऑलवेज इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, फ्री सरफेस होना चाहिए। अब इसमें भी जो पानी है तो इसके ऊपर इधर कोई फ्री सरफेस नहीं है क्योंकि इस बोतल के कांटेक्ट में है। जो ऊपर है वो फ्री सरफेस है, उसके ऊपर भी क्या है, एक मेम्ब्रेन है, इलास्टिक मेम्ब्रेन है।
तो यानी कि उसमें क्या है, खिंचाव है, वो भी एक दूसरे ऐसे फोर्स लगा रही होती है। तो यहाँ पे मान लो ये क्या थी, एक वाटर था, इसमें आपने इसके ऊपर कोई भी मान लो चीज रख दी, मान लो आपने नीडल ही रखी थी, तो उसके ऊपर ये इधर खींचेगी मेम्ब्रेन और ये इधर फोर्स लगाती है। तो यानी कि इस दोनों साइड नेट फोर्स इसके ऊपर हमेशा क्या होता है, जीरो ही होता है। फ्री सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट आप डालोगे तो उस फ्री सरफेस का एक पार्ट बन जाएगा, उसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा उस ऑब्जेक्ट पे वो तो क्या होगा, जीरो ही होता है। बट जो सरफेस टेंशन होती है वो फोर्स बाय लेंथ होती है, एक साइड वाला फोर्स डिवाइड बाय में जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ, तो F/L होता है। यानी कि सरफेस टेंशन क्या होता है, इट इज ए फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इमेजिनरी लाइन। जो इमेजिनरी लाइन आप सोचते हो किसी भी फ्री सरफेस पे, तो उस केस में वो क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है हमेशा। मान लो इसकी लेंथ 10 है, तो एक यूनिट लेंथ पे फोर्स लगेगा। F/L क्या होगा, इस पे एक यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए इमेजिनरी लाइन ड्रॉ ऑन ए फ्री सरफेस। जो आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हो, सोचते हो कि ये इतनी सरफेस होगी, तो उसके ऊपर जो एक साइड का जो फोर्स होता है डिवाइड बाय में L कर दो, तो एक यूनिट लेंथ आ जाएगी। यहाँ तक किसी को डाउट? अब इसमें भी ये स्फेरिकल शेप में आ गई ताकि इसके ऊपर क्या लगे, कम से कम टेंशन। अब मान लो ये क्ले थी, अलग अलग शेप की चीजें बनाई, तो सबसे ज्यादा जो कम सरफेस एरिया होगा वो किसका होगा, स्फेरिकल बॉल का होगा। क्योंकि इसने मान लो कि कोई भी चीज क्ले का यूज करके आप बनाते हो और कम से कम सरफेस एरिया कोई चाह रहा है, तो उस केस में क्या होगा, वो स्फेरिकल चीज का ही हो सकता है और किसी चीज का भी नहीं होगा। तो इसलिए कम से क्ले डिफरेंट शेप है और सरफेस एरिया जो कम है वो किसका है, इसका स्फेरिकल बॉल का। तो सरफेस टेंशन हमेशा ये चाहती है कि कम से कम सरफेस एरिया वो गेन करे। अब इसमें भी इसके ऊपर नीडल डाली तो ये तैरती क्यों रही, क्योंकि इस मेम्ब्रेन ने क्या कर दिया, इसके वेट को मेंटेन कर लिया, इसके ऊपर जो फोर्स लगा दिया ये इतनी थी कि इस मेम्ब्रेन ने इसका वेट को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया, इसलिए क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। सेम इसमें देखो, आपने एक मान लो फ्री सरफेस है, एक वेरी लाइट वेट की कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये क्या होगी, हल्का सा वो हो जाता है नीचे की तरफ, तो इसके ऊपर एक टेंशन तो क्या लगेगी, इधर लगेगी, और एक टेंशन क्या होगी, इधर लगाएगी मेम्ब्रेन। तो इस टेंशन के आप पार्ट कंपोनेंट लोगे, इसका mg तो नीचे ही लगेगा, mg तो नीचे होगा, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, किसी जनरल एंगल पे, थीटा एंगल पे लगेगा ये टेंशन, ताकि इसके क्या आएंगे, अब दो कंपोनेंट आएंगे, एक ऊपर की तरफ आ जाएगा t cos थीटा और एक इधर आएगा t sin थीटा। इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, ये एंगल भी इतना ही बनाएगी, ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा, t cos थीटा और एक इधर आ जाएगा कितना, t sin थीटा। ये वाली टेंशन तो क्या होगी, खत्म हो जाएगी, ऊपर कितनी होगी 2t cos थीटा और नीचे क्या लगेगा mg, इसको बैलेंस कर लेगी, डूबने नहीं देती फिर। ठीक है, अब मान लो इसके लिए और एग्जांपल अगर ले, मान लो कि तो वो तो एफ ड्रैग भी लगी, उसकी वजह से इतना बैलेंस नहीं हो रही। इस केस में ये डूब नहीं रही, वो ड्रैग फोर्स जो लगे वो उसके अंदर मूव करनी चाहिए। फिर एफ फोर्स के लिए उस केस में mg/rd, तो यहाँ पे वो बहुत कम लग रहा है क्योंकि वो सरफेस, हाँ, इसमें जो बैलेंस कर रहा है एक बार उस सरफेस टेंशन की वजह से ये रुक रही है, क्योंकि इसके ऊपर मेम्ब्रेन थी। अगर आपने वेरी लाइट वेट अगर डाला है तो उसके ऊपर मेम्ब्रेन थी, उसने क्या कर लिया, इसके जो टेंशन लगा दी ऊपर की तरफ और ये क्या होगी, mg को बैलेंस कर लिया। मान लो क्या होता है कि आपने इस रूम में एक कोई भी कपड़ा जो है एक उधर बांध दिया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, उसके ऊपर कोई भी हो, वो बिल्कुल ऐसे है, एक प्लेन में है। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर छोड़ोगे तो वो क्या हो जाता है, बीच में से कर्व हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो और वो बैलेंस रहता है क्यों, क्योंकि उसमें वो हल्का सा कर्व होगा ही होगा, क्योंकि उसके ऊपर भी क्या लगेगा, वो टेंशन लगाएगी ऐसे, और उसके दो कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, एक हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल वाले खत्म हो जाएंगे, उसके जो mg को वो बैलेंस कर लेगा क्या, टेंशन। तो सेम यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है वो भी क्या लगा रही है, टेंशन फोर्स लगा रही है, और उस टेंशन के दो कंपोनेंट आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाले खत्म हो गए, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और mg को ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है। अगर आप बिल्कुल ऐसे फेंक के मारोगे तो वो तो मेम्ब्रेन खत्म ही हो जाएगी, फिर वो डूब जाएगी कोई भी ऑब्जेक्ट। अब ये वाली जो नीडल है, ये अगर इसने बिल्कुल हल्के से रखी, आप ध्यान से देखो, अगर ये तुरंत ऐसे मान लो वर्टिकल इसने छोड़ दी, वो तो चीरते हुए अंदर चली जाएगी। अगर ऐसे कर दी तो भी वो मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल ऐसे होती है, वो बिल्कुल लाइट वेट की मेम्ब्रेन होती है। अगर आप हल्का सा ऐसे करो पानी में, अगर बिल्कुल शांति से, अगर वो रेस्ट में है पानी, फिर तो उसके ऊपर मेम्ब्रेन है, आपने बिल्कुल हल्का सा हिला दिया, मेम्ब्रेन खत्म।
यहाँ तक समझ आ गया। यानी कि सरफेस टेंशन क्या है, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है फ्री सरफेस पे, जैसे बलून होता है वो भी क्या एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है, वो दिखाई दे रहा है बट ये दिखाई नहीं देती, इमेजिनरी होती है। और इस इमेजिनरी इस मेम्ब्रेन पे अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रखोगे या फिर तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगता है। नेट फोर्स 0 होता है बट सरफेस टेंशन जो होगा वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, एक साइड का फोर्स डिवाइड बाय में उसकी लेंथ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? श्योर? अब इसमें ये स्फेरिकल शेप में क्यों आ गई, क्योंकि ये क्या होगी, दो मेम्ब्रेन होगी, बीच में सॉफ्ट सॉल्यूशन है, तो वो क्या कर रही है, इसको दबा के इसके ऊपर क्या लग रही है, खिंचाव लगा रही है ताकि ये कम से कम सरफेस एरिया में है। तो इसमें भी क्या है, यही सरफेस टेंशन लग रही है इसके ऊपर। क्या नहीं है? तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, फोर्स अपॉन में लेंथ, एफ बाई एल। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और एल लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो न्यूटन मीटर। डायमेंशन निकालोगे तो फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस 2 और एल की डायमेंशन होती है एल, तो डायमेंशन क्या आ जाएगी एम टी माइनस 2। यानी कि इसके लिखोगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ होने इमेजिनरी लाइन ड्रॉन होने फ्री सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। यहाँ तक समझ आएगा? किसी को कोई डाउट यहाँ तक, किसी को कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना हो तो? श्योर? देखो एक सरफेस एनर्जी क्या होती है, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। सरफेस एनर्जी होती है सरफेस टेंशन इनटू में सरफेस एरिया। एक यूनिट एरिया का सरफेस इंक्रीज करने में जो आपको एनर्जी यानी कि जो वर्क करना पड़ेगा, जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज यूनिट एरिया टू इंक्रीज देयर सरफेस, कि उसके सरफेस को इंक्रीज करने की यूनिट एरिया, उसके सरफेस को इंक्रीज करने में जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसको क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। यू से रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस टेंशन इनटू में सरफेस एरिया। तो सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगी, यू इक्वल टू एस इंटू में ए। यूनिट ऑफ सरफेस एनर्जी जो एनर्जी की यूनिट होती है वही हो जाएगी जूल, और इसकी डायमेंशन जो एनर्जी की डायमेंशन होती है एम एल टू टी माइनस 2। कोई भी एनर्जी हो डायमेंशन उसकी सेम होती है और यूनिट भी सेम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, सरफेस एनर्जी हो, इलास्टिक एनर्जी हो, सबकी यूनिट क्या होती है, जूल ही होती है। यहाँ से एक सरफेस टेंशन की एक और यूनिट निकल के आ जाती है। देखो सरफेस टेंशन को क्या लिख सकते हो, यू बाय ए। यू की यूनिट क्या होगी, जूल, और ए की क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो जूल पर मीटर स्क्वायर भी एक यूनिट हो जाएगी सरफेस टेंशन की। अगर कहीं पे आपको दे रखा है कि सरफेस टेंशन जो है जूल पर मीटर स्क्वायर, तो वो भी क्या है, यानी कि मान लो लिख नहीं रखा और यूनिट दे दी तो आप पहचान जाओगे कि ये क्या दे रखा है आपको, सरफेस टेंशन दे रखी है। बहुत कम होती है सरफेस टेंशन, 0.1 न्यूटन, 0.001 न्यूटन, 0.02 न्यूटन, इस तरह से मिलेगी इसकी वैल्यू। एक क्वेश्चन करके दिखाना है। वाटर ड्रॉप दे रखी है, सरफेस टेंशन आपको गिवन है, रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर, ये बताना है सरफेस एनर्जी कितनी होगी। फाइंड सरफेस एनर्जी। हाँ पाई की टर्म्स में। इसमें वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा की जो वैल्यू होती है वाटर के लिए लिख लो 1.53 इंटू 1.56 इंटू 10 की पावर -3 होती है फॉर वाटर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाटर के लिए 1.56 इंटू 10 की पावर -3 ये होती है। इसकी यूनिट हो जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड, केजी पर मीटर सेकेंड पर सेकेंड। ये यूनिट होती है किसकी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। यार है सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, वाटर दे रखा आपको, सरफेस एनर्जी यू इक्वल टू होती है एस इंटू ए। एस सरफेस टेंशन 0.001 इंटू में एरिया क्या लोगे, एक स्फेरिकल शेप है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे 2 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर।
तो आ जाएगी 0.001 इंटू में 4 पाई इंटू में 4 इंटू 10 की पावर -4। तो 0.001 इंटू में 16 पाई इंटू में 10 की पावर -4। फर्दर इसको स्क्रॉल कर लो, ऐसा आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपके पास 16 पाई इंटू 10 की पावर -7। कितना आ जाएगा 16 पाई इंटू 10 की पावर -7 जूल। यह आ जाएगी आपके पास सरफेस एनर्जी। ठीक है, एक ही अब याद कर लो कि नीटा ऑफ और वाटर जो होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाटर के लिए होता है 1.56 इंटू 10 की पावर -3। यूनिट होती है इसकी kg मीटर पर सेकेंड, kg पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ये आई कहाँ से, उसी से निकाल सकते हो। F इक्वल टू होता है 6 पाई नीटा आर बी। तो ये तो कांस्टेंट हो गया 6 पाई, तो F बाय में क्या हो जाएगा आर बी। तो यहाँ से आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये क्वेश्चन करके दिखा दो। सो फिल्म ऑलवेज हैव 2 मेम्ब्रेन। इस बात का ध्यान रखना, सो फिल्म में हमेशा क्या होती है 2 मेम्ब्रेन होती हैं। तो इसमें बताना है कि सरफेस एनर्जी क्या होगी, ये बतानी है आपको। एक क्या दे रखा है आपको, स्क्वायर फ्रेम दे रखा है। 2s स्क्वायर कितना आ रहा है। तो सो फिल्म एक मेम्ब्रेन के लिए होता है वो, 2 डबल मेम्ब्रेन है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। एस यू जो होता है एस इंटू में ए, ये किसके लिए होगा वाटर बबल। एक अगर मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे सो फिल्म पे 2 मेम्ब्रेन होती है तो इंटू में 2 इंटू में एस इंटू ए आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा U इक्वल टू एस इंटू में ए होता है और इंटू में 2 करोगे क्योंकि 2 मेम्ब्रेन होती है सो फिल्म। इस बात का ध्यान रखा, सो फिल्म में हमेशा 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक इसके ऊपर एक इधर है और एक इधर होगी। आपको सोप सॉल्यूशन दिखाई देता है, नहीं कि सोप मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देती सोप सॉल्यूशन दिखाई देता है। ठीक है, तो यू एस इंटू में एरिया स्क्वायर फ्रेम दे रखा है तो ए स्क्वायर आ जाएगा इंटू में ए 2, तो 2s a स्क्वायर जूल। ये आ जाएगी आपके पास सरफेस एनर्जी। ये करके दिखा दो। क्या सेम बोलना दोबारा। यानी कि U इक्वल टू क्या हो गया S इंटू में A और सोप सॉल्यूशन दे रखा है तो 2 आ जाएगा। सोप बबल है तो 2 इंटू में 2, S इंटू में स्फेरिकल दे रखा है तो 4 पाई R स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास A स्क्वायर लिखोगे इंटू में 2, तो आ जाएगा 8 पाई A स्क्वायर इंटू में S एनर्जी। हाँ ठीक है, सही बोला था आपने। देखो इसमें एक बहुत बड़ी ड्रॉप है, उसका रेडियस कैपिटल R दे रखा है, सरफेस टेंशन S दे रखी है आपको, वाटर ड्रॉप है। इसी को आपने मान लो ऐसे तोड़ दिया तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, 8 सिमिलर स्मॉल ड्रॉप्स में डिवाइड होगी। कभी भी ध्यान रखना कि जब बड़ी ड्रॉप से छोटी ड्रॉप्स में कन्वर्ट होगी या फिर छोटी ड्रॉप को कंबाइन करके बड़ी ड्रॉप बनाओगे तो सरफेस टेंशन वही रहती है, सरफेस टेंशन कभी भी चेंज नहीं होती। तो सरफेस टेंशन जो वो छोटी से बड़ी में कन्वर्ट हो जाए, बड़ी मिला के छोटी मिला के बड़ी में होगी, तो सरफेस टेंशन जो इस बड़ी बबल की है वही क्या रहेगी, इसकी भी रहेगी। ठीक है, तो ये बताना है कि अब आपने ये अपने आप तो 8 ड्रॉप्स में टूट नहीं गई, आपने कुछ ना कुछ वर्क करा होगा बाहर से, तो इस कितना वर्क आपने करा वो बताना है कि जब एक बड़ी ड्रॉप है वो कि 8 स्मॉल ड्रॉप्स में कन्वर्ट होगी, सरफेस टेंशन वही है, इस एक ड्रॉप का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, इसके एक ड्रॉप का रेडियस क्या है स्मॉल आर, इसका दे रखा आपको कैपिटल आर, सरफेस टेंशन वही है। तो ये बताना है कितना वर्क आपको करना पड़ा होगा। पहले तो ये बताओ किसकी सरफेस एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी या इन 8 की ज्यादा होगी। सेम होगी तो वर्क 0 आ जाना चाहिए फिर तो। किसकी ज्यादा होगी, इसकी या इनकी। इनकी ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा एरिया कैरी करेंगी ये, इनकी एनर्जी ज्यादा होगी इससे, इसकी होगी इनिशियल जो एनर्जी थी इनकी ज्यादा होगी। और वो ज्यादा क्यों हुई, क्योंकि आपने कुछ वर्क करा होगा तो वो वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। तो ये बताना है कितना वर्क करा होगा आपने एक बड़ी ड्रॉप को छोटी ड्रॉप्स में कन्वर्ट करने के लिए।
तो फिर ये बताना ना कितना वर्क करना पड़ेगा, तो फिर एनर्जी वो रिलीज हो जाएगी, अपने आप तो होगी नहीं, अपने आप तो मिलेंगी नहीं, मिलानी पड़ेंगी उसके लिए। अब पानी, दूध में पानी मिला दिया, अपने आप तो अलग होगा नहीं वो, और वो तो होगा भी नहीं। टोटल एनर्जी नहीं, पहले इसकी देखोगी, इसकी, इनकी, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, और फिर डिफरेंस लोगे। अब देखो वॉल्यूम हमेशा कंजर्व रहेगा, पहले वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाओगे, फिर इसका इन दोनों के रेडियस में रेशियो आ जाएगा। हो गया? एक सेकंड। फोर पाई हो गया? कितना से हो गया? देखो इसमें वॉल्यूम कंजर्व रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि मास तो ये नहीं है कि यही वॉल्टर इन्हीं 8 ड्रॉप्स में टूटा है, तो मास तो सेम ही होगा, डेंसिटी भी वही है, तो वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा दो, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन कहीं पे भी आए, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आए, चाहे यहीं पे आए, चाहे वो कहीं पे भी आए, वॉल्यूम कंजर्वेशन तो लगा दो, वॉल्यूम जो है वो कंजर्व ही रहेगा। तो यहाँ में इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू, इस एक का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और है कितनी है? 8, तो इनटू में 8 कर दो, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, आर क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा? आर 8 इंटू में आर क्यूब, दोनों साइड क्यूब रूट ले लो, तो कितना आ जाएगा? आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2r, तो आर की वैल्यू जो होगी वो क्या आ जाएगी? r/2 के इक्वल। स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? r/2 के इक्वल आ जाएगी। तो अब इस केस में इसकी एनर्जी लिख लो, इनिशियल एनर्जी क्या थी इसकी? s इंटू में a, तो s इंटू में 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, ये तो है इस बड़ी वाले ड्रॉप की सरफेस एनर्जी। और फाइनल इनकी कितनी हो जाएगी? s इंटू में 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर, यानी कि r/2 का स्क्वायर कर दोगे, ये तो एक की है, इंटू में 8 करोगे तो आ जाएगी u फाइनल जो होगी s इंटू में 4 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू में 8, ये कैंसिल, तो u फाइनल जो होगी वो आ जाएगी 8s पाई r स्क्वायर। ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो डिफरेंस इसमें से ये माइनस कर दें तो वर्क आ जाएगा आपके पास, वो कितना आ जाएगा? u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो 8s पाई r स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दोगे 4s पाई r स्क्वायर, एट एस पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दोगे 4s पाई आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 4s पाई आर स्क्वायर। इतना वर्क करना पड़ा होगा उसको। किसी को डाउट? क्या वो कुछ गलती है? वो ऐसा देख रही थी, मुझे लगा कोई कैलकुलेशन
नहीं वो देख रही थी ऐसे, मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गलती होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक। समझ में आ गया, ये इतना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो, इसमें 27 स्मॉल ड्रॉप्स हैं, बिग ड्रॉप में कन्वर्ट होगी, कितना वर्क करना पड़ेगा ये बता दो। सरफेस टेंशन सेम है, इनकी जो सरफेस टेंशन थी इसकी भी सरफेस टेंशन वही है, इसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, इसका रेडियस कैपिटल आ रहा है, कितना वर्क करना पड़ा होगा ये बता दो। क्या हो गया, हो गया, कितना आ रहा है? -72। माइनस, माइनस कैसे आ गया? माइनस में ठीक है, बाहर आ जाएगी इतनी एनर्जी। नेगेटिव में होगा नहीं, एनर्जी रिलीज्ड होगा फिर यहाँ पे पक्का। देखो नेगेटिव में कभी नहीं होती एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड लिख रखा है। कई सारी ड्रॉप मिलके एक ड्रॉप होगी तो एनर्जी पक्का क्या हो जाएगी, उसके इसमें रिलीज हो जाएगी, इसलिए आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। फिर देखो पहले वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा दो, 27 इंटू में 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो यहाँ पे दोनों साइड क्यूब रूट लोगे तो 3r स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। तो यहाँ से यानी कि आर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 3r के इक्वल आ जाएगी। आर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास, 3r के इक्वल। अब आप इनिशियल लिख लो, u इनिशियल जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 27 इंटू में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में s, ये आ जाएगी आपके पास इनिशियल एनर्जी। फाइनल जो होगी वो कितनी हो जाएगी, s इंटू में 4 पाई, r की वैल्यू क्या पुट करोगे, 3r, तो आ जाएगी s इंटू में 4 पाई 9r स्क्वायर, 36 s पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगी फाइनल। इनिशियल जो है वो 108 पाई r स्क्वायर s, दोनों वर्क जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी आ जाएगी, इसमें से ये माइनस कर दो, 108 पाई r स्क्वायर s माइनस 36, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव साइन इसका बात का रिप्रेजेंट करेगा कि एनर्जी रिलीज हो रही है, इनिशियल माइनस फाइनल कर दो तो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो 108 पाई r स्क्वायर s माइनस क्या हो जाएगा, 36 s पाई r स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपके पास 72 पाई r स्क्वायर s। इतनी एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। किसी को डाउट यहाँ तक, कोई ना, बहुत ओके, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।